रेक्स इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईओ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर केबीसी ईसी, ये आईओआईसी के नाम है। आईओआईसी कैसे काम करती है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लैपटॉप के आईओआईसी की डिटेल्स मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसके बाद लैपटॉप नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिर स्कीमेटिक डायग्राम में आईओ, चार्जिंग आईसी, 3 और 5 वोल्ट आईसी, एलडीओ आईसी क्या होती है लैपटॉप की, उस पर हम जब पूरा स्कीमेटिक देखेंगे तो उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, सीसीएनए, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन से लेकर सारे कोर्सेज, इलेक्ट्रिकल सारे कोर्सेज हैं। नेटवर्किंग, एडवांस नेटवर्किंग, जिस भी लेवल के आप सीखना चाहें मैं कराता हूँ। और आइए आज चलते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहले आईओआईसी बताने जा रहा हूँ क्या होती। तो मदरबोर्ड में कैसे पहचानते हैं, लैपटॉप में कैसे पहचानते हैं, कंपनीज बता देता हूँ। बिनबॉन्ड है, एसएमएससी है, आईटीई है, कई सारी कंपनीज बनाने का काम करती हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है बिनबॉन्ड। तो मैं मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूँ। 128 पिन की QFP क्वाड फ्लैट पैकेज ये होती है ज़्यादातर। कैसी दिखती है, बिनबॉन्ड लिखा होगा, आईटीई लिखा होगा, तो उससे आप इसको पहचान सकते हैं। कभी भी आप ध्यान रखिए कि कोई भी आईसी, चाहे आईओ हो या कोई नॉर्मल आईसी हो, तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद ही वो काम करती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी चीज़ को हम जब तक नहीं ऑन कर सकते जब तक उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, चाहे वो आईसी हो, ह्यूमन बॉडी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा क्या होता है हम उसको पहचानते हैं कि वो उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें पहचान में आना चाहिए, वो हमें समझ में आना चाहिए, तो ये हम उसको काम कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो ये देखिए आपकी जो आईओआईसी है कहाँ पर है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब आईओआईसी इसमें देखते हैं हम कहाँ लगी है। ये आपके नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, सीपीयू है, ये आपके कॉइल्स हैं। तो यहाँ तो नहीं दिख रही है, पलटता हूँ मैं। तो इसमें आईओआईसी आपकी लगी हुई है आपकी, ये देखिए इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। और दिखाओ, और मदरबोर्ड दिखाइए। कौन सी कंपनी की है ये, क्लियर नहीं दिख रही। और मदरबोर्ड पे दिखाओ। ये लगी है आपके लैपटॉप में, सॉरी डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में। और ये लगी है आईटीई की, ये देखिए ये है आपकी आईटीई, ठीक है। और है, और ले आओ। तो इस तरह से आपको 128 पिन QFP आपको पहचानना आना चाहिए, ये लगी है। और इस आईसी का जो मेन काम है वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या करती है। नेवल सिग्नल सबके लिए बनाती है, कैसे काम करती है वो हमें देखना आना चाहिए। ये लगी बिनबॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा और आईसीस मैं बता देता हूँ आपको, इसमें कौन कौन सी हम देख सकते हैं। डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में आईओ ये लगी हुई है, आईओ ये है सामने सेट में रोशनी दे रही। और कहाँ लगी है, ये लगी बिनबॉन्ड। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं बिनबॉन्ड। और कोई सी कंपनी नहीं आ रही क्या, ज़्यादातर बिनबॉन्ड ही आ रही है। तो ज़्यादातर बिनबॉन्ड आईटीई ये हम इसको काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी इस आईसी के बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ क्या होता है। तो ये 128 पिन की होती है आईटीई एसएमएससी। इस पे आपका इस तरह से क्लियरली लिखा होगा जब भी आप इसको देखेंगे। जैसे कैसी होगी, तो ये इस तरह से होगी, ले आए क्या। और जैसे आईटीई है, बिनबॉन्ड है, उसके नीचे उसका नंबर भी मेंशन होता है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो। ज़्यादातर ये 128 पिन की 128 पिन की होती है। और ये देखिए फिर ये बिनबॉन्ड ही लेके आए हैं। और बिनबॉन्ड के नीचे आप देखेंगे तो इसका नंबर लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आईसी W83627HF ये है, दिखाओ। HF है, इसमें भी बिनबॉन्ड है, ये है बिनबॉन्ड की। इस पे कुछ W8 हट तो सामने से W83
फोकस नहीं हो रहा। W83827 ये है। अगली देखते हैं, ये बिन बॉन्ड है W8362। हो गई, चलो हटाओ बोर्ड। अब हम देखते हैं अपनी बिन बॉन्ड आईसियाँ कैसी होती हैं, क्या होती हैं सारी चीज़ें। तो आईसी तो हमने देख ली, अब इसको काम कैसे कराना है तो आप पहचान लेंगे बिन बॉन्ड की है कि आईटी की है, ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, अब मैं इस आईसी से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी आईसी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उन आईसीओ का कैसे काम होता है, क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। कि अगर हम कोई भी आईसी लेते हैं तो जैसे सबसे पहले आप नॉर्मल कोई भी आईसी ले रहे हैं तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट में आप देखिए कि सबसे पहले तो उसको वर्किंग के लिए, काम चलाने के लिए या उसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए होता है, वोल्टेज चाहिए होता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में उसके पास वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, प्लस ग्राउंड उसका होगा ही होगा, ग्राउंड होना चाहिए। तीसरी चीज़ अगर बात करूँ तो उसको जो रेफरेंस सिग्नल है वो मिलना चाहिए, तभी वो काम करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मिलती है, इसके बाद आईओ, मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी होगी ही होगी, ठीक है। अब अगर ये आईसी हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट है तो आईओ से इसको क्या मिलेगा, एक इनेबल सिग्नल मिलेगा, तब ये काम करना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। तो मतलब ये चीज़ होगी, आईओ लगभग सारी आईसीज को एक इनेबल सिग्नल देता ही देता है। इसके बाद ये पावर गुड, हर आईसी अपना क्या करती, आईओ सिग्नल को पावर गुड भेजती कि मैं ओके हूँ। तो मतलब अगर इस आईसी को चलना है तो सबसे पहले इसको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो मिलना चाहिए, ग्राउंड इसका कंप्लीट होना चाहिए, रेफरेंस वोल्टेज होना चाहिए, आईओ से इसको क्या मिलना चाहिए, इनेबल सिग्नल मिलना चाहिए, और फिर ये अपना ओके वोल्टेज किसको भेजेगी, जिससे भी इसको इनेबल सिग्नल मिला है। कि मैं मदरबोर्ड के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये थी आईओ की बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी आईसी की इतनी होती है, ठीक है। अब आईओ आईसी मैंने आपको बताई, क्या बताया, कौन कौन सी कंपनी बताई, आईटी बताया, बिन बॉन्ड बताया, ज़्यादातर 128 पिन की होती है, और किसी भी आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट बताई। किसी भी आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, कैसे बताया मैंने अभी आपको, बताइए। सबसे पहले उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज, ग्राउंड, रेफरेंस वोल्टेज और आईओ से इनेबल, अगर आईओ से कंट्रोल्ड है और किसी और जगह लगी तो कोई और आईसी हो सकती है। इसके बाद ये अपना ओके सिग्नल आईओ को भेजती, तब ये आईओ क्या करती, काम करना, तभी आईसी काम करना चालू करती है। आइए अब हम चलते हैं आईओ आईसी पे। हेलो बोलो। तो आईओ आईसी पर सबसे पहले आपके 5 और 6 पिन क्या होते हैं, एलडीओ वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले एलडीओ वोल्टेज होगा और उसके जस्ट अपोजिट जहां पर ये होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा, यहाँ पर ग्राउंड होगा और यहाँ पर क्या होगा, एलडी होगा। तो जब मैं स्कीमेटिक सारे कराऊंगा तो वहाँ पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये दो चीज़, तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है, बगैर स्विच ऑन किए, बिना ट्रिगर किए इस पर एलडीओ वोल्टेज क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले एलडीओ आएगा, क्लियर है ये चीज़। ये एलडीओ और कहाँ जाएगा, रोम के 8 नंबर पिन पे जाएगा, ऑन ऑफ स्विच पे जाएगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा बहुत जगह जाता है। जब मैं एलडीओ का टॉपिक लूंगा, अभी एलडीओ टॉपिक नहीं है, नहीं तो 1.5-2 घंटे सिर्फ एलडीओ पे क्या होती रहेगी, बात होती रहेगी। अभी हमारा मेन टॉपिक है आईओ, तो हम आईओ को ही क्या कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं। इधर से वीडियो उल्टा दिख रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, आईओ पर सबसे पहले 5-6 पिन से क्या होगा, इन होगा। एलडीओ का बना देता हूँ इसको पूरा अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका पहले नंबर पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे, ये एलडीओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ये आपको देखने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलडीओ, फिर इसके बाद यहीं से क्या होगा आपका, फिर इसको यहाँ पर आपका कॉइल के थ्रू फिर इस पे वोल्टेज क्या होगा, जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन क्या हुई इसमें, सबसे पहले 5 से 6 पिन पर क्या आएगा, एलडीओ आएगा, ठीक है। ठीक उसके उल्टे साइड पर दूसरे नंबर पर क्या होगा, उल्टे साइड पर अगर लोगे तो क्या मिलेगा, 5 to 6 पिन पर क्या मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा। ये चीज़ क्लियर। और फिर क्या होगा, जो तीसरा नंबर है उस पर क्या होगा, एक कॉइल के थ्रू AVCC वोल्टेज जाएगा। मतलब यहाँ पर एक कॉइल के थ्रू यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, AVCC वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगी। तो पिन पे मिलेगा, हाँ, ये अंदर इसी के अंदर जाएगा AVCC वोल्टेज, मतलब यही कॉइल के थ्रू। तो एक नंबर पे ये ले लो,
2 नंबर पे और 3 पे अपन इसको ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ये हो गई, स्कीमेटिक में आपको क्लियर कराऊंगा। तो ये होने के बाद फिर आपका चौथी चीज़ क्या होगी? चौथी चीज़ होगी यहाँ पर ये क्या करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर लगाया यहाँ पर, वोल्टेज डिवाइडर लगा के, ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर लगाया और यहाँ से इसके अंदर क्या करते हैं, वोल्टेज डालते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं अभी समझाता हूँ। ये +5 वोल्ट के थ्रू क्या होता है, ऑलवेज जो होता है वो यहाँ पर इसको मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो +5 वोल्ट ये आपका जाता है, इसका क्या यूज होता है, वोल्टेज डिवाइडर एक थर्मल प्रोटेक्शन होता है। क्या होता है ये, थर्मल प्रोटेक्शन का ये काम करता है। +5 वोल्ट के थ्रू क्या होगा, चौथे नंबर पे थर्मल प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, एलडीओ, दूसरा ग्राउंड, तीसरा वोल्टेज एवीसीसी, और चौथे नंबर पर हम इसको थर्मल क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में वीडियो में समझा चुका हूँ, पुराने वीडियोस में और जाके आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पर जो रीसेट सिग्नल, ईसी रीसेट, एम्बेडेड कंट्रोल, WRST और ERST, मतलब 3 वोल्ट एलडीओ डिटेक्ट। मतलब अब अगर इसके बाद बात करें तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर क्या होगा, ईसी रीसेट और WRST, मतलब यहाँ से 5वें नंबर पर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं ईसी रीसेट, ECRST और WRST। ये क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, बनना, मतलब 100% बनना चाहिए। 3 वोल्ट एलडीओ डिटेक्ट, मतलब आ गया है, इस चीज़ का ये सूचना क्या हो जाती है, निकलती है या पहुँचती है। ठीक है, पहले इसमें क्या होता था, एक क्रिस्टल लगा होता था जो इसको क्या करता था, क्रिस्टल के थ्रू काम होता था। आजकल क्रिस्टल की जगह क्या आ गया है, रजिस्टर लगा दिए गए हैं। क्या लगा दिए गए, तो रजिस्टर हो गया, क्रिस्टल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका, अगर आप आगे बढ़े अपन, तो ये क्या हुआ फिर आपका 1 2 3 4 5वें नंबर पर ये है, और छठे नंबर पर अपन क्या ले सकते हैं, क्रिस्टल को ले सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब 7वें नंबर पर इस पे एक लीड स्विच होता है, LID स्विच। ठीक है, इस पे एक 3 पिन की IC होगी। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, LID स्विच मैं अभी बताता हूँ। ये यहाँ से इस पे जाएगा, ठीक, और इस पे भी 3 वोल्ट क्या आएगा, LDO आएगा, जो इस तरह से होगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका LID स्विच है, कौन सा स्विच है, LID स्विच, इसका क्या यूज़ होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मतलब ये बेसिकली LID स्विच वो होता है कि जैसे आपके जो स्क्रीन पर टच पैड है, ठीक है, स्क्रीन और टच पैड है, तो जब काम नहीं हो रहा तो उनको बंद कर दे, उस तरह के कामों के लिए क्या होता है, लीड स्विच का यूज़ होता है, उस तरह से ये काम कराता है। तो ये हो गया लीड स्विच, LID स्विच। ये हो गई आपकी, अगर मैं इसको सीक्वेंस में लूँ तो ये कहाँ पर पहुँच गए थे, 6-7 नंबर पर क्या ले सकते हैं अपन, इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब 8वें अगर लीड, अब ये क्या होगा, यहाँ से LID आउट भी होगा, तो इसको आप ले लो 8 नंबर पे, तो ये 8 हो गया। इतना होने के बाद हम अब इसे ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर मतलब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ स्विच के थ्रू क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक पहले ये क्या रहेगा, हाई रहेगा, फिर लो, फिर लो, फिर हाई। तो हाई लो सिग्नल क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो आयो को ये पता चल जाएगा कि क्या हो गई, ट्रिगर हो चुका है, तो मुझे क्या करना है, इसको ऑन करना है। तो अगर हम एक सीक्वेंस बनाते चले तो 9वां 8वां जो भी आ रहा होगा, ये सीक्वेंस क्या होगा, ऑन करने का ये स्विच क्या होगा, ट्रिगर या स्विच ऑन करना। मतलब जैसे ही हम स्विच को क्लिक करते थे एक तरीके से शॉर्टिंग होती है। तो हाई लो क्या होता है, एक सिग्नल मतलब 101 इस तरह से क्या होता है, आयो के अंदर चला जाता है। ठीक है, एक शॉर्टिंग चली जाती है। तो अब क्या हो गया, आयो को पता चल गया कि पावर बटन प्रेस हो गया। अब आयो पावर बटन प्रेस होते ही क्या करेगी, PWR BTN, मतलब क्या करेगी, पावर बटन प्रेस होती, पावर बटन PWR BTN हैश आउट हैश, एक ये सिग्नल निकालेगी। ठीक है, जैसे प्रेस होगा, इसके बाद 11वें नंबर पर ये, हाँ, बायोस के साथ भी इधर ही कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। अभी बायोस टॉपिक नहीं है, इसलिए बायोस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर पावर बटन आउट होगा। इसके अलावा पावर बटन आउट होने के बाद RSM RST ये भी क्या होगा, आउट होगा। ये कहाँ जाएगा मैं बताता हूँ। तो अब यहाँ पर 3 चीज़ें आउट होंगी, RSM RST, पावर बटन आउट और लीड आउट। क्या आउट होगा, LID क्या आउट होगा।
तो LID आउट, RSM RST आउट और पावर बटन आउट, ये 3 सिग्नल क्या होंगे, आउट होंगे। और ये जाएंगे अगर PCH है तो PCH में, और अगर ICH है तो कहाँ जाएगा, IO कंट्रोलर हब, मतलब साउथ ब्रिज में, और नॉर्थ साउथ एक साथ है तो कहाँ जाएगा, PCH में जाएगा। जैसे ये चीज़ें PCH में जाएंगी तो PCH यहाँ से क्या करेगा, 3 चीज़ें निकालेगा। क्या क्या निकालेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे इतना यहाँ पर आपने किया, ये करीब 14-15 नंबर की स्टेप पहुँच गई। अब इतना करने के बाद अब PCH IO को क्या करेगा, 3 सिग्नल देगा। कौन कौन से देगा, सबसे पहला सिग्नल होगा SLP_S3, तीसरे नंबर पर SLP_S4 और SLP_S5। ये क्या करेगा, ये PCH या ICH जिस पे भी गया है, अगर पुराना मदरबोर्ड है तो ICH, नया है तो PCH, ये वापस किसको देंगे, IO को देंगे। जैसे ये सिग्नल मिलेगा, आजकल IO को सिर्फ क्या जा रहा है, SLP5, SLP3 और SLP5 कहाँ चला जाता है, मेमोरी मतलब रैम पे चला जाता है। आप ध्यान से सुनिए। तो जैसे ये सिग्नल IO को मिलता है तो IO क्या करती है, फटाक से क्या करेगी, ये तीनों मिलने के बाद IO क्या करेगी, इनेबल सिग्नल्स क्या करेगी, आउट करेगी। मतलब जितनी भी ICs को इनेबल देना है उस हिसाब से इनेबल सिग्नल देगी। सस ऑन, रन ऑन, इस तरह के सिग्नल क्या करेगी, देना चालू कर देगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा वो बताता हूँ। तो सबसे पहले सस ऑन, रन ऑन के लिए जो कंट्रोलर ICs लगी है वो लगी होंगी, और ये कंट्रोलर ICs किसके, मॉसफेटों के, काहे से कनेक्ट होंगी, 1 2 3 काहे से कनेक्ट होंगी, गेट से कनेक्ट होंगी। और फिर इस तरह से क्या होगा, ये सस ऑन, और अगर सस ऑन है तो सस ऑन, रन ऑन है तो रन ऑन वोल्टेज क्या करेगी, ऑन करना चालू करेगी। तो ये सब, ये जो कंट्रोलर ICs हैं सब कहाँ से कनेक्ट होंगी, IO से। अगर ये रन ऑन के लिए है तो रन ऑन, सस ऑन के लिए है तो सस ऑन। तो फिर यहाँ से क्या होगा ये, और फिर यहाँ पर क्या होंगे, मॉसफेट होंगे 1 2 3, और फिर ये इसके गेट से क्या करेंगे, इस तरह के सिग्नल क्या करेंगे, मतलब इनको इनेबल सिग्नल देंगे, इस पे आएगा, और फिर इन पे क्या करेगी, हाई वोल्टेज 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट, 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट गेट को हाई करेगी। तो तुरंत जो यहाँ पर सोर्स या ड्रेन जो भी मॉसफेट है, अगर वो ज़्यादातर N चैनल होते हैं तो मैंने उल्टा बना दिया, तो ड्रेन इधर होगा, गेट इधर होंगे। फिर से बना देता हूँ। देखिए N चैनल मॉसफेट होते हैं, यहाँ से क्या होगा, ड्रेन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सोर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट। गेट पे हमेशा क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज होगा, तभी ये काम करेंगे इन चैनल। तो अब यहाँ से ये गेट किससे कनेक्टेड होगा, इनकी कंट्रोलर ICs से। ठीक है, ये इससे कनेक्ट होंगे। तो इसको इनेबल या सस ऑन या सस रन सिग्नल कौन देगी, IO देगी, KBC देगी। ठीक है, तो ये यहाँ से जैसे ही आएगा तो यहाँ पर जो भी है उसको क्या कर देगा, सस है तो सस, रन है तो रन। ठीक है, ये क्या कर देगा यहाँ पर, मतलब आउट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो सस का सिग्नल किसके नाम से आएगा, सस P, और रन का सिग्नल क्या आएगा, रन के नाम से क्या होगा, रन ऑन के नाम से क्या होगा, आएगा। और फिर जैसे रन ऑन के नाम से आया तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, रन के नाम से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, और सस P के नाम से आया है तो सस के नाम से क्या हो जाएगा, सस के नाम से आउट हो जाएगा, 3.35 वोल्ट या जो भी है। तो इस तरह से ये जो IO है इस तरह से काम करती है। फिर से बता देता हूँ IO का काम। IO यानी KBC, IO यानी EC, IO यानी IO। कौन कौन सी कंपनी बनाती है, बिनबॉन्ड बनाती है, ITE बनाती है, और SMSC बोल रहा हूँ, बिनबॉन्ड IT, और कौन सी बताई थी अभी, बिनबॉन्ड थी, ITE थी, और क्या नाम बताया था, SMSC। हाँ SMSC, ये और भी बहुत सारी फेमस है बिनबॉन्ड। तो सबसे पहले ये IC क्या होगी, LDO वोल्टेज, अभी बताया था मैंने 5-6 से, है ना। तो LDO इन होगा, LDO के बाद क्या होगा, अगली चीज़ क्या होगी, आउट के लिए भी क्या होंगे इसके 4-5 इन है तो 4-5 ग्राउंड भी होंगे। LDO के बाद क्या होगा इसके, दूसरी चीज़ ठीक इसके उल्टे साइड पर ग्राउंड हो जाएगा। इसके अलावा 3 नंबर पे अगर हम देखें तो ABCC वोल्टेज, इसी से लेके क्या होगा, यहाँ से ABCC वोल्टेज इन हो जाएगा। ABCC वोल्टेज इन होने के बाद चौथे नंबर पर क्या होगा, थर्मल प्रोटेक्शन के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ से आएगा। तो थर्मल प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, ये लगा होगा वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू। फिर क्या होगा 5वें नंबर पे, थर्मल प्रोटेक्शन के बाद क्या बताया था, रीसेट ECC, रीसेट ECC क्या होगा, बनेगा। 6ठे नंबर पे क्या होगा, क्रिस्टल और रजिस्टर का जो कंसेप्ट है वो होगा, क्रिस्टल होगा तो क्रिस्टल, रजिस्टर होगा तो रजिस्टर। 7वें नंबर पर हॉल स्विच, अगर हम लें तो हॉल स्विच। ये सीक्वेंस है, आपको 1-2 सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकते हैं।
हॉल स्विच के बाद क्या होगा, 8वें नंबर पर आपका LID, मतलब ये आउट भी करेगा, आउट। इसके अलावा ये आउट आपका क्या होगा, फिर आप ट्रिगर करते हो तो ट्रिगर, पावर बटन आउट, हॉल स्विच आउट, है ना, पावर बटन आउट, हॉल स्विच आउट, और क्या होगा LID आउट और RSM RST। तो ये 3 सिग्नल कहाँ भेजेगी आयो, ये भेजेगी किसके पास, किसके पास, PCH के पास या ICH के पास। ये जैसे इसको RSM RST मिलता है और बाकी चीज़ें, तो ये क्या करती है, आउट करती है क्या क्या, SLP3, SLP4, और पूरा नहीं लिख रहा हूँ, SLP5। आजकल SLP5 वापस आता है और ये कहाँ चला जाता है, मेमोरी में। पुराने में तीनों इसी पे जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगी, चालू इनेबल सिग्नल क्या करेगी, रन ऑन, सस ऑन, जो भी वोल्टेज है उसके हिसाब से क्या करेगी, काम करना चालू करेगी। तो अगर आपकी IO-IC काम नहीं कर रही है, ठीक है, आपने IO-IC बदल दी, उसके बाद भी नहीं चल रहा है, तो स्कीमेटिक से ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, हो सकता है ये जो सीक्वेंस है हर IC में थोड़ा क्या हो, ऊपर नीचे हो, ये मैंने बेस बताया। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले किसी भी IC में देखना आना चाहिए। क्या क्या, जैसे हमारा, तो मैंने आपको क्लॉक जनरेटर IC का वीडियो बताया था, तो उसमें बताया था क्या बेसिक रिक्वायरमेंट। फिर मैंने आज आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने 3 और 5 IC का सारा कंसेप्ट समझाया, और आज मैंने आपको बताया IO का कंसेप्ट। ठीक है, ये 3 मुख्य IC हैं जिन पर पूरा लैपटॉप एक तरीके से क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक है, क्लॉक जनरेटर बोल रहा हूँ, क्लॉक जनरेटर नहीं, सबसे पहले कौन सी थी, चार्जिंग IC। ठीक है, तो चार्जिंग IC बहुत इंपॉर्टेंट, 3-5 वोल्ट IC बहुत इंपॉर्टेंट, और IO बहुत इंपॉर्टेंट। 3-5 IC का क्या कंसेप्ट बताया था मैंने, आजकल इस तरह से एक 4 हिस्से में रहती है, LDO 0 और LDO 1 ये रहेगा, और यहाँ पर ये आपका 3 और 5 वोल्ट VCC जो होते हैं 3.3, और ये आपका LDO लगाते ही जैसे ही आप पावर लगाओगे, अडाप्टर इन करोगे, वोल्ट इन करोगे, तो वोल्ट इन वोल्टेज सबसे पहले अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा। LDO यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, मतलब इस पे वोल्ट इन 19 हो जाएगा। ठीक है, और वोल्ट इन कहाँ कहाँ जाएगा, सारे रेगुलेटर्स पर जाएगा, उन रेगुलेटर्स के सारे कहाँ पर जाएगा, ड्रेन पे जाएगा, तो सारे ड्रेन पर 19 वोल्ट क्या हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा। ये भी बता चुका हूँ। लेकिन हमारा जो डेस्कटॉप का मदरबोर्ड होता है उस पर ड्रेन पर ये वोल्टेज जाके नहीं बैठता, वहाँ पर वोल्ट इन नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर LDO चलता है, और फिर ऑन करने के बाद जैसे CPU है तो वहाँ 12 वोल्ट जाएगा, आजकल रैम है तो क्या होगा, 3 वोल्ट, 3.3 वो पहुँचेगा। फिर रोम के हिसाब, सॉरी रोम बोल रहा हूँ, रैम के हिसाब से क्या होगा, 2.5, 1.8, 1.5, 1.35, 1.2, 1.1, ये वोल्टेज रैम पे क्या हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपका, इस पे भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले LDO आपको चेक करना आना चाहिए, फिर आपकी चार्जिंग IC, फिर आपका 3-5 वोल्ट IC और IO। अब IO में अगर जैसे आपका हॉल स्विच के लिए अगर कोई IC लगी वो खराब है तो भी IO काम नहीं करेगी, IO पर रेफरेंस नहीं हो रहा तो भी IO काम नहीं करेगी। IO को अगर PCH से कोई सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे हैं या ICH से वापस RSM RST का जवाब नहीं मिल रहा है, SLP3, SLP4, SLP5, तो भी IO काम नहीं करेगी। तो अब ये जो चीज़ें काम नहीं करती तो इसके बीच में क्या लगे होते हैं, कंपोनेंट्स भी कई बार लगे होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को भी चेक करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये कब पता चलेगा, ये आपको पता चलता है स्कीमेटिक। अब मैं स्कीमेटिक की जब क्लास चालू करूंगा पूरा डिटेल के साथ तो उसमें ये चीज़ें भी आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब जैसे आपका मदरबोर्ड कल PCH क्या था, शॉर्ट था, जो रोम IC की 8 नंबर पिन है वो क्या कर रही थी, ग्राउंड कर रही थी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या, उस PCH को एक बार निकाल के देखें या फिर स्कीमेटिक पढ़ें कि उसकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, कहीं रास्ते में तो कोई चीज़ क्या नहीं कर दे रही इसको खराब। अगर हम स्कीमेटिक पढ़ लेंगे तो पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये SOC का बोर्ड होता तो SOC में क्या होता, CPU भी होता, PCH भी होता और क्लॉक जनरेटर भी होती, सब कुछ होता, सस वोल्टेज बनाने वाले सस्पेंस, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर मौजूद होती। तो अगर ये खराब हो जाती, PCH हो जाता है, 3 वोल्ट ही क्या होता है, गड़बड़ाता है, 3 वोल्ट ही शॉर्ट करता है। तो जैसे ही IO के 8 नंबर पिन की अगर पिन मतलब जो 3 वोल्ट है, जो LDO वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, तो मतलब सस्पेक्टेड हो जाती है PCH। और PCH को क्या होता है फिर हमें निकालना, लगाना, बनाना, BGA बॉल से बनाना, वो सारी चीज़ें होती है। तो मदरबोर्ड और इन सब पे क्या पड़ता है, कई बार महंगा पड़ता है। अब जैसे PCH को अगर हमें बदलना है या हमें SOC चिप है, मतलब जिसमें CPU वगैरह सब है, अब वो अगर 6000, 7000, 8000 का और 6-7 8000 का मदरबोर्ड भी आ रहा है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम फिर मदरबोर्ड बदलें और इस मदरबोर्ड को कस्टमर से क्या करते हैं, अगर वो देना चाहे तो ले लो, नहीं देना चाहे तो उसकी इच्छा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। क्लियर हो गई
तो आईओ में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर हो गई? अब आईओ में एक और चीज़ होती है कि अब जैसे आईओ खराब नहीं, कई बार पिनों को ट्राई करो, एक बार इसको निकालो, लगाओ, डस्ट है, इस तरह की चीज़ें, तो भी ये काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसकी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम्स से क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स होंगी इसमें। सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होगी? डस्टी हो जाएगी तो प्रॉब्लम है, ड्राई हो जाएगी तो प्रॉब्लम है, डिस्प्ले वगैरह की दिक्कत आ जाएगी। डस्टी मतलब डस्ट, ड्राई मतलब उसकी पिनें वगैरह ड्राई हो गई। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? ओवर हीटिंग हो सकती है, कई बार हीट होने लगती है। चौथा चीज़ होता है फिजिकल डैमेज, किसी ने उसको क्या कर दिया, निकालते लगाते समय पिने जोड़ दी, जला दी ट्रैक, इस तरह का। पांचवी चीज़ क्या हो सकती है? उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या नहीं हो रहे, पूरे नहीं हो रहे, तो भी दिक्कत कर देगी। छठी चीज़ क्या होगी? कई बार वो आईसी कुछ नहीं होते हुए भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। अब जैसे आप जहाँ पर 5-6 पिन से जहाँ एलडीओ इन हो रहा है, ये पूरी पिनें क्या कर रही है, ग्राउंड के साथ बीप देने लग रही है, 0-0 7-8, ग्राउंड देनी नहीं चाहिए। अगर ये ग्राउंड आ रही तो आप समझ जाओ कि आयो क्या है, दिक्कत में आ गई है। तो अब इसके साथ जो चीज़ें हैं वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आपको बेसिक सारा पता है तो आप कर लोगे। इसके बाद भी नहीं चल रही तो इसके जो आउट है वो आपको पता आना चाहिए। अब ये बायोस के साथ कम्युनिकेट करती है, काहे से? क्लॉक और डेटा से, ठीक है? तो क्लॉक और डेटा का डील आपको चेक करना है तो काहे से करोगे? डीएसओ। डीएसओ लगाओगे तो क्लॉक और डेटा बायोस और आयो के बीच क्या होगी, कम्युनिकेट होता हुआ दिखेगा, तो समझ जाओगे कि क्या है, उसके साथ कम्युनिकेशन क्लॉक और डेटा का चल रहा है। मैंने आयो का बताया था ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी चीज़ बताई थी। 1 नंबर पे चिप इनेबल, 2 नंबर पे क्या, आउट, ऐसा बताया था। 5 नंबर 6 नंबर क्लॉक डेटा। तो इस तरह से आपको इन सारी, जब अभी बायोस पर एक आध दिन फिर से वीडियो बनाता हूँ या लाइव क्लास में तो समझाऊंगा कि कैसे क्लियर होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट आईसी की पता नहीं है तो कभी भी रिपेयरिंग कोई सीख ही नहीं सकता। अगर स्कीमेटिक क्लियर नहीं है, अगर आपको चार्ट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना नहीं आता तो ना तो मदरबोर्ड रिपेयर होंगे, ना मोबाइल रिपेयर होंगे, ना एलईडी रिपेयर होगी, ना लैपटॉप रिपेयर होंगे, और ना डीप फ्रिज का जब हम लोग एडवांस कोर्स कराते हैं जिसमें पीसीबी रिपेयरिंग कराते हैं तो वो पीसीबी रिपेयरिंग भी कवर नहीं होगी जब तक कि उसका स्कीमेटिक ना आए। अब ये जो फ्रिज का स्कीमेटिक डायग्राम के साथ हम लोग जो कराते हैं उसके हम लेते हैं 30,000 रुपीज़ फीस, और कम से कम 2 महीने तक पूरा पीसीबी का इसको रीप्रोग्राम करना है ना। रेफ्रिजरेशन की हो गई, आरओ की हो गई, ठीक, और आपका माइक्रोवेव की हो गई, इन्वर्टर, रेफ्रिजरेशन, एसी आ रहे तो इनका भी स्कीमेटिक, इनका भी चार्ट डायग्राम, इनका भी फ्लोट चार्ट सारा पढ़ना पड़ता है। इसमें भी फिर जो प्रोग्रामेबल आईसीज हैं उनको रीप्रोग्राम करना है, इनके बायोस चले जाते हैं, उसको फ्लैश करना, तो ये सारी चीज़ें फिर बहुत एडवांस लेवल पे चली जाती है। अब जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं सारे जो बैटरी से चल रहे हैं, इनके भी स्कीमेटिक पढ़ के ये भी पूरी 100% क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। अगर पीसीबी की कीमत है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो उसमें तो क्या होता है, आदमी जान लगा देता है, बिल्कुल उसको बनाना ही बनाना है। क्यों? अब एक्सरे मशीन है, वेंटिलेटर का पीसीबी है, तो उसको बनाने में क्या होता है, मजा आता है। आदमी सामने वाला क्या करता है, पैसे देता है। अब समझ ले कि 2,000 3,000 का बोर्ड है, अब उसकी पीसीएच खराब है तो फिर क्या होता है, 1,000-1,200 मांगते हैं, तो सामने वाला क्या करता है, दिक्कत करता है। इसलिए क्या करते हैं भैया, कोशिश कर लेते हैं कि बिना पीसीएच के हो सकता होगा, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली में जो पैसे होते हैं वो काहे के होते हैं, कितनी महंगी पीसीबी है उसी के हिसाब से पैसे होते हैं, ठीक है। कुछ मेडिकल कंपनीज की मोनोपोली है कि उनके सॉफ्टवेयर अपने को मार्केट में नहीं मिल पाते, तो रिपेयरिंग लेवल पर अपन जितना कर सकते हैं, डेटा और क्लॉक छोड़ दें तो बाकी अपन उसको रिपेयर कर सकते हैं अगर अपने को पूरा स्कीमेटिक और इस तरह की चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, कई बार स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं होता है तो बिगर स्कीमेटिक के लैपटॉप और डेस्कटॉप किस हद तक और कैसे रिपेयर करना है वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें भी हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। अब मोबाइल में आपने रिंगर, वाइब्रेटर, डिस्प्ले, टच ये बदल दिया और मोबाइल रिपेयरिंग खत्म हो गई तो आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। इसमें पूरा स्कीमेटिक आना चाहिए। चार्जिंग आईसी से जो आपका पावर आईसी से जो वोल्टेज है कहाँ जा रहे हैं, पावर आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके रेफरेंस वोल्टेज क्या है, फिर आगे वोल्टेज आपका जो रोम आईसी है उस पे जाना है ना, सीपीयू पे जाना है, तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट आपको समझाता है स्कीमेटिक डायग्राम। अब मोबाइल खोला, मोबाइल के अंदर ना तो आपको रेजिस्टेंस पढ़ना आ रहा, ना डायोड समझ में आ रहा, ना कंडेंसर समझ में आ रहा, कैपेसिटर समझ में आ रहा है, तो आप क्या है, और ऐसे लोग रिपेयरिंग क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ना उन्हें रेजिस्टेंस मालूम है कि क्या है, ना कैपेसिटर मालूम है क्योंकि दिखाई ही
नहीं देते तो बिना स्कीमेटिक के आप क्या कर लोगे। और बाकी तो आप देखेंगे, लेंस से देखेंगे तो सारी चीज़ें क्या करते हैं, दिख जाती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पता होना चाहिए। अदरवाइज ना तो आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ को रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये था वीडियो, बेसिकली जो IOIC थी उस पर मैं आज बता रहा था। इसके अलावा मैं अब जब स्कीमेटिक डायग्राम कराऊंगा तो स्कीमेटिक डायग्राम को अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे, लैपटॉप का हो चाहे डेस्कटॉप का हो चाहे मदरबोर्ड का, और जो आपका बेसिकली मेडिकल के जो स्कीमेटिक्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद इसके पहले आपके पास जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कॉइल, क्लॉक, डेटा, फ्रीक्वेंसी, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, सीरीज, पैरेलल, सर्किट में डेटा सीक्वेंस, क्लॉक सीक्वेंस, वोल्टेज सीक्वेंस, ये सब आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, तभी इन चीज़ों को आप सीख सकते हैं। तो ये था वीडियो। ये सेशन रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से चल रहा था। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क CCNA, किसी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स या नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।